हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीबीटी 2024 एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में, साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या की डिटेल्स होने वाले हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं डीबीटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, तो वो बच्चे जो हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपको पता नहीं है तो डीबीटी एग्जाम भी जो है लगभग इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन माना जाता है सीएसआईआर के। जैसे सीएसआईआर एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको जीआरएफ की पोस्ट मिलती है, जिसमें कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट एज अ फेलोशिप दी जाती है। सिमिलर बेसिस पे जो डीबीटी का एग्जाम होता है वो भी एक जीआरएफ अवार्डिंग एग्जाम होता है, जिसको क्लियर करने के बाद जो है आपको एक पर्टिकुलर स्टाइपेंड मिलता है फॉर डूइंग द पीएचडी प्रोग्राम। तो देखा जाता है कहीं भी अगर मतलब कि सीएसआईआर एग्जाम के लिए अगर एलिजिबिलिटी है, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर सीएसआर के लिए डिमांड करता है, लेकिन अगर आपके पास डीबीटी जीआरएफ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इस एग्जाम को इक्विवेलेंट हम कंसिडर करते हैं। इस एग्जाम को जो है ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है मतलब कि उसके अंडर में चला आता है ये, तो इसके सारे के सारे डिटेल जो है हम इस वीडियो में देखते हैं। ऑब्वियसली इस एग्जाम को भी कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी है वो एनटीए ही रहने वाली है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लेट्स सी इसके क्या क्या की डिटेल्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज डेट के बारे में। तो जो डीबीटी का एग्जाम है उसे बेट भी कहा जाता है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो डीबीटी के एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुरू हो चुके हैं 8 ऑफ फरवरी 2024 से, और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 6 ऑफ मार्च 2024। अगर हम एग्जामिनेशन फी की बात करते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन फी कहते हैं, तो यहाँ पर बेट के लिए यानी डीबीटी के लिए रहने वाली है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1200, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 600। अगर आप गेट बी और डीबीटी दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं एक साथ, तो आपके लिए अगर आप यूआर या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपके लिए जो फी होगी वो होगी 2400, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए होने वाली है 1200। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अबाउट दी करेक्शन विंडो, तो करेक्शन विंडो जो है आपकी डीबीटी के लिए ओपन हो जाएगी 8 ऑफ मार्च से लेके 9 ऑफ मार्च के बीच में। एग्जाम मोड की बात करें तो सीबीटी मोड में होने वाला है। एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी अनाउंस कर दी जाएगी वेबसाइट पे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं डीबीटी के लिए। आपको जो है 180 मिनट्स मिलेगा, यानी 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन होने वाली है 20 ऑफ अप्रैल 2024। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है 3 पीएम से लेकर 6 पीएम तक। एग्जामिनेशन सेंटर जैसे कि आपके एडमिट कार्ड में इंडिकेटेड होगा वही दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कहाँ पे अवेलेबल है, इसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट होगी उसका डिस्प्ले का डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। रिजल्ट के बारे में भी बता दिया जाएगा, और वेबसाइट जो है ये होने वाली है 2 वेबसाइट, जिस पे आप विजिट करके सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, किसी भी तरीके से ऑफलाइन मोड में कोई भी आपको अप्लाई नहीं करना है। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करना है। अगर आप गेट बी और डीबीटी दोनों ही देना चाहते हैं एक सिंगल फॉर्म में उसको दे सकते हैं, यानी एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको भरना होगा, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं भर सकते। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले जो है आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जिस बुलेटिन में से मैं आपको की पॉइंट बता रही हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्टर करना पड़ेगा सबसे पहले आपको ऑनलाइन, जिसके लिए आपके पास ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना जरूरी है। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो आपको स्कैन इमेज देना होगा, जिसकी ओवरऑल स्पेसिफिसिटी यहाँ पे दे के रखी है। साथ ही साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी का स्कैन कॉपी वहां पे लगेगा। पेमेंट जो है आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या वॉलेट से आप कर सकते हैं। अगर आपको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज नोडल एजेंसी फॉर पॉलिसी मेकिंग, प्रमोशन ऑफ R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी इन द कंट्री, recognizing the critical need for nourishing the skilled workforce for fueling the growth of biotechnology sector. DBT supports several biotechnology human resource development and capacity building a program in the country. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। So जो RCB है, that is Regional Center for Biotechnology, on behalf of DBT is managing the DBT sponsored postgraduate program in biotechnology and allied area and DBT GRF program. तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे गैट बी के थ्रू जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी होता है, साथ ही साथ डीबीटी के थ्रू आपका मेनली जीआरएफ प्रोग्राम होता है, तो उसे ये कंडक्ट करवाते हैं। चलिए देख लेते हैं अबाउट दी बेट 2024 यानी डीबीटी 2024 के बारे में। जैसे कि बताया गया है आपको कि जो डीबीटी है इसके थ्रू जो है आपको मेनली डीबीटी जीआरएफ फेलोशिप प्रोग्राम में जो है एनरोलमेंट मिलता है, यानी डीबीटी जीआरएफ प्रोग्राम हम जिसे कहते हैं। ये जो है एक ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो कि साल में एक बार ही हेल्ड किया जाता है।
जो फेलोशिप होती है वो फेलोशिप जो है किसी भी आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया में अवेलेबल है, वहां पे खुद को रजिस्टर करके अंडर द पीएचडी प्रोग्राम आप ये फेलोशिप पा सकते हैं। Based on the performance in the DBT 2024, two category of merit list shall be prepared, that is category 1 and category 2. टोटल जो है 2 कैटेगरी बनाई जाती है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। इसी के बेसिस पे जो है बच्चों को रिजल्ट दिए जाते हैं। जैसे कि कैटेगरी 1 में जिन बच्चों का नाम आता है वो बच्चे जो है फेलोशिप अवेल कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अक्रॉस द इंडिया और खुद को जो है पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। जो बच्चे कैटेगरी 2 में सेलेक्ट किए जाते हैं वो एलिजिबल होते हैं डीबीटी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट में खुद को अपॉइंट करने के लिए, जिसका फेलोशिप जो है वो इक्विवेलेंट होता है नेट एंड गेट के। नेट और गेट में आपको मिलता है उतना फेलोशिप आपको जो है मिल सकता है अगर आप कैटेगरी 2 में सेलेक्ट होते हैं, लेकिन आपको जेआरएफ नहीं कंसिडर किया जाता है एज पर द डीएसटी गाइडलाइंस एंड और इनरोल इन अ पीएचडी प्रोग्राम सब्जेक्ट टू द सिलेक्शन थ्रू द इंस्टीट्यूशनल सिलेक्शन प्रोसेस। और इसके अलावा कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एज अ प्रोजेक्ट फेलो आपने ज्वाइन किया और आपका कैटेगरी 2 में सिलेक्शन हुआ था, तो वो इंस्टीट्यूट अगर खुद चाहे तो वो आपका जो ये एनरोलमेंट है ना उसे वो पीएचडी में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन ये चीज और डीबीटी जो है वो अपहोल्ड नहीं करता। जैसे अगर आपका कैटेगरी 1 में नाम आएगा तो डीबीटी विल बी रिस्पॉन्सिबल कि आपको फेलोशिप मिलेगा ही मिलेगा और आप एज अ जेआरएफ पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। लेकिन कैटेगरी 2 में जब सिलेक्शन होता है तो सिर्फ आपका प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हो सकता है। वहाँ पे आपको जो फेलोशिप मिलेगी वो नेट और गेट के इक्विवेलेंट होती है। लेकिन कभी-कभी जिस इंस्टीट्यूट में आप ये प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, वो इंस्टीट्यूट आपके इस प्रोजेक्ट को पीएचडी में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट बेस्ड होगा। कोई इंस्टीट्यूट करता है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं करता। सिलेक्शन इन कैटेगरी 2 शैल नॉट एंटाइटल स्टूडेंट्स फॉर एनी फेलोशिप फ्रॉम डीबीटी जेआरएफ प्रोग्राम। और कैटेगरी 2 में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी खुद की कोई फेलोशिप नहीं होती है। जैसे जेआरएफ का जब सिलेक्शन होता है तो खुद की फेलोशिप होती है बच्चे की। ऐसे ही कैटेगरी 2 में अगर होता है तो डीबीटी जेआरएफ किसी भी तरीके से बाउंड नहीं रहेगा आपको कोई भी फेलोशिप पे करने के लिए। लेकिन आप डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में अगर जाते हो तो आपको अमाउंट वो मिलेगा जो कि नेट और गेट के इक्विवेलेंट। फेलोशिप अवार्ड की बात करते हैं तो जो डीबीटी जेआरएफ कैटेगरी 1 का फेलोशिप जो होता है वो मेनली एक्टिवेट करना होता है आपको पीएचडी प्रोग्राम के लिए, और जिसकी वैलिडिटी जो है अक्रॉस द इंडिया रहती है 2 ईयर्स की। यानी डीबीटी प्रोग्राम में जो आपके पास ओवरऑल आपका स्कोर कार्ड आएगा उसकी वैलिडिटी जो है 2 साल की रहती है। कैटेगरी 1 क्वालिफाइंग कैंडिडेट will be eligible to avail the fellowship grant under the DBT GRF program. Emoluments under the fellowship grant include the research fellowship, contingency and house rent allowance if applicable. तो ये सारी चीजें जो हैं अगर एप्लीकेबल होती हैं तो आपको मिलती हैं। यानी आपको आपका फेलोशिप मिलेगा, कॉन्टिजेंसी अमाउंट मिलेगा और एचआरए मिलेगा अगर एप्लीकेबल। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं अबाउट दी डीबीटी 2020। जैसे कि आप बोला एकेडमिक क्वालिफिकेशन में चाहिए बैचलर्स जो कि बीई बीटेक एमबीबीएस हो सकता है एंड मास्टर्स लाइक एमएससी एमटेक एमवीएससी एम फार्मा इंटीग्रेटेड एमएससी एमटेक इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस सच एज बायोमेडिकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोकेमिस्ट्री बायोफिजिक्स बॉटनी केमिस्ट्री कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी और एनी अदर अलाइड एरियाज ऑफ बायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। तो ये यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक दे दिया है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। आपका बीई बीटेक या एमबीबीएस हो सकता है या फिर एमएससी हो सकता है या एमटेक एमवीएससी एम फार्मा इंटीग्रेटेड एमएससी या एमटेक इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज जिसकी ब्रांचेस इन्होंने यहाँ पे दे के रखी है। सेकंड देखते हैं क्राइटेरिया। कैंडिडेट्स एडमिटेड इन एनी ऑफ द एमएससी एमटेक एमवीएससी एमएससी एग्री प्रोग्राम सपोर्टेड अंडर डीबीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग प्रोग्राम शेल बी एलिजिबल टू अप्लाई। ये बच्चे भी एलिजिबल होंगे। Candidates who are yet to appear in the final semester examination or awaiting the result for final semester shall be eligible to apply। और अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका फाइनल ईयर अभी फिलहाल में चल रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जो है आरए की कैटेगरी में अप्लाई करना। नेक्स्ट, मार्क्स कितने चाहिए? मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 55% मार्क्स फॉर एससी एसटी डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स इन एग्रीगेट। तो जो भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन होने वाला है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो, और 55% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी या डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरी से हैं तो। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स होने वाली है एट द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और 5 ईयर का रिलैक्सेशन होने वाला है यानी 33 ईयर्स होने वाली है फॉर एससी एसटी डिफरेंशियली एबल्ड एंड वुमेन कैंडिडेट्स एंड 3 ईयर्स होने वाली है फॉर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स होने वाली है और 5 ईयर का रिलैक्सेशन यानी 33 ईयर्स रहने वाली है एससी एसटी डिफरेंशियली एबल्ड एंड फॉर ऑल वुमेन कैंडिडेट्स, और 31 ईयर्स रहने वाली है ओबीसी एनसीएल के लिए। नेशनैलिटी जो है ऑब्वियसली रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है।
और जो भी स्टूडेंट जो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनके लिए एनेक्सर 3 में जो है रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का आपको फॉर्म मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी ही रहने वाला है। लेट्स सी कि डीबीटी के बारे में यहाँ पे क्या क्या मेंशन है। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ही मिलेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। सेक्शन यहाँ पे आपको 2 सेक्शन मिलेंगे पेपर में। सेक्शन 1 जिसमें कि जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी पूछी जाएगी। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, पूरा का पूरा ही अटेम्प्ट करना होगा। मार्क्स आपको मिलेगा, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स से होंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे 150। सेक्शन बी जो है वो स्पेसिफिक होगा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसा कि सिलेबस में यहाँ पर गिवन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 150 होंगे। आपको एनी 50 अटेंड करना होगा और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और इस तरीके से आपको टोटल 150 मार्क्स मिलेंगे। सिलेबस जो है यहाँ पे बेट 2024 का यहाँ पे गिवन है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ओनली इंग्लिश रहने वाला है। डीबीटी के पेपर के बारे में बात करें जैसे कि सेक्शन ए में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 के 50 कंपलसरी होंगे जो कि इस एरिया से पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स कैरी करेगा एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, दैट इज 1 मार्क्स विल बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द टोटल मार्क्स। तो प्लस आपको 3 मिलेगा करेक्ट आंसर पे और -1 हो जाएगा अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं। अनआंसर या अनअटेम्प्ट क्वेश्चन पे आपको 0 मार्क्स दिए। सेक्शन बी जो है टोटल 150 क्वेश्चंस का रहेगा, आपको एनी 50 अटेंड करना होगा। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा और -1 होगा। इन केस अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मोर देन 1 ऑप्शन अगर करेक्ट है तो मार्क्स सिर्फ उसी बच्चे को दिए जाएंगे जो उन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को पिक करे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आया है जिसमें कि ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऐसा मेंशन है और क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि गलती से जो है इस क्वेश्चन के 2 आंसर निकल रहे हैं, मान लीजिए 1 और 2 निकल रहे हैं, तो जो बच्चे ने आइदर 1 और 2 इन दोनों में से कोई एक सही किया होगा उसी को मार्क्स मिलेगा। मान लीजिए अगर आपने 4 किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिले। ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही गलत दे दिया गया है, क्वेश्चन ऐसा गलत दिया गया है जिसका कि कोई आंसर मिल ही नहीं रहा है ऑप्शन में, तो उस केस में फुल मार्क्स जो है उसी बच्चे को अवार्ड किए जाएंगे जो कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा और वो क्वेश्चन जो है ड्रॉप कर दिया जाएगा। यानी वो क्वेश्चन एक तरीके से ड्रॉप का मतलब हो गया जिन बच्चों ने अटेंड किया है कोई भी ऑप्शन अटेंड किया हो तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था सारा का सारा डिटेल अबाउट दी डीबीटी 2024 एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हमने सारे की पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे उनसे रिक्वेस्ट है एक बार इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके एक बार डिटेल में जरूर पढ़ें। इसके अलावा अगर आपको गेट बी का भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द सेशन।